गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम चेक कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस और उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में H+ आयनिक होने वाली अभिक्रिया, जबकि दूसरे पार्ट्स में हमने पढ़ी थी OH समूह की अभिक्रिया, जबकि तीसरे पार्ट्स में हमने केवल कार्बोनिल समूह को चेक किया था। उसमें रिडक्शन प्रोसेस चेक की थी। क्लेमेंशन टाइप की जो रिडक्शंस हैं जो अल्कोहल्स में कन्वर्ट करती हैं। तो उसके बाद हमने 2 पार्टों को छोड़ा था जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चौथी रिएक्शंस में है जिसमें पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, और फिर पढ़ेंगे एल्किल समूह की अभिक्रिया। ठीक है, तो फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन है वो है COOH समूह की अभिक्रिया। अब COOH में पूरा इन्वॉल्व होता है, तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन की बात हम करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सी अभिक्रिया है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। ओके, तो यहाँ से हमने जैसे मेंशन किया है RCOOH है। अगर हम इसकी रिएक्शंस NaOH और CaO के साथ कर रहे हैं सोडा लाइम की उपस्थिति में, NaOH एंड CaO सोडा लाइम की उपस्थिति में अगर ये रिएक्शन प्रोसीड करवाई तो यहाँ से RH प्लस Na2CO3 का रिमूव होता है। 2 मोल्स ले सकते हैं अपन NaOH। अब यहाँ से रिएक्शंस कैसे, हालांकि ये जो COOH है, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन की बात की अपन पहली रिएक्शन किसकी, पहले डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होता है रिमूवल ऑफ CO2 समूह का निष्कासन होना। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में जैसे सपोज किया हमने बात की सबसे पहले RCOOH प्लस NaOH रिएक्ट कर रहा है RCOONA प्लस H2, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया। सोडियम कार्बोक्सिलेट चूंकि एक सॉल्ट है तो ये डिसोसिएट होता है RCOO माइनस प्लस Na प्लस। कार्बोक्सिलेट आयन वापस से डिसोसिएट होता है। इस समय बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन R माइनस की तरफ रिमूव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर आ रही है, इधर आ रही है। तो ये R प्लस की जगह R माइनस की टेंडेंसी शो करते हैं। R माइनस प्लस ये बन जाता है C में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस CO2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जो R है, जो वाटर का निष्कासन होता है R माइनस है, वो H2O के साथ रिएक्शन प्रोसीड करेगा और ये बना देता है RH प्लस OH माइनस। ओके, ये जो स्पीशीज है लास्ट में, ये तो रही मुख्य प्रोडक्ट एल्कीन। ठीक है, Na प्लस प्लस OH माइनस कन्वर्ट इनटू NaOH। अगर 1 मोल लेते हैं तो Na2CO3 निकल जाता है। NaHCO3 का निष्कासन भी हो सकता है। अगर 2 मोल लेते हैं NaOH तो क्या मिलेगा? Na2CO3। अब देखो ये NaOH और CO2, NaOH प्लस CO2 कन्वर्ट होते हैं NaHCO3। ठीक है, तो इस तरह से जो पहली अभिक्रिया है वो डीकार्बोक्सिलेशन है, रिमूवल ऑफ CO2। हम इनडायरेक्टली अगर सोचे तो RCOOH में से CO2 को हटाएंगे तो RH तो रह गया, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे रिमूवल ऑफ CO2 डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, इसके बाद सेकंड रिएक्शंस की बात करते हैं। सेकंड रिएक्शन होती है कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। COOH यहाँ पे भी यूज होता है और प्रोडक्ट बनाएगा। तो सेकंड रिएक्शन है कोल्बे विद्युत अपघटन विधि, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। सेकंड रिएक्शन है यहाँ पे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है?
जलीय विलयन में क्या किया जाता है, विद्युत धारा NaOH के साथ इसका अपघटन करवाया जाता है। ये कहें इसका जो सोल्ट होता है, सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम सोल्ट होता है, उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ से देखो ये लिखा मैंने सोडियम कार्बोक्सिलेट और इसके 2 मोल लेते हैं हम, इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि विद्युत धारा की उपस्थिति में इलेक्ट्रोड अप्लाई कर दिए जाते हैं, कैथोड और एनोड लगा दिए जाते हैं। तो विद्युत धारा कह दो या विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये डिसोसिएट होते हैं कुछ इस फॉर्म में, NaOH 2 मोल तो निकलते हैं NaOH के, डिसोसिएशन हुआ है। 2 मोल रिमूव होते हैं CO2 के। तो देखो पूरा COOH ग्रुप डिसोसिएट हो रहा है। 1 मोल निकलता है H2 और 1 मोल बनता है RR। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे RR प्लस CO2 के 2 मोल प्लस NaOH प्लस H2, 2 मोल NaOH के मिलते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो NaOH ये कहें CO2 और जो हायर एल्केन है इसको अपन कहेंगे हायर एल्केन। अब बनने की संभावना देखो क्या थी, बनने की संभावना तो RH की भी हो सकती है, इसको अपन H2 यहाँ पे, ठीक है। बनने को तो RH भी बन सकता है, जो हम प्रीवियस रिएक्शंस में पढ़े हैं जस्ट, क्योंकि डिकम्पोजिशन तो वहाँ पे भी हो सकता है इसका। बनने को तो RH भी बनेगा, लेकिन चूंकि इन रिएक्शंस में हमेशा जो मुख्य उत्पाद बनता है वो हायर एल्केन्स बनते हैं, इसलिए इनका डिकम्पोजिशन कुछ इस पैटर्न में चलता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं कि जो हायर एल्केन और जो CO2 है वो कहाँ डिपोजिट होते हैं, क्योंकि अपन ने विद्युत धारा प्रोवाइड की है तो कैथोड और एनोड अप्लाई करते हैं। तो उस कंडीशन में जो हायर एल्केन और जो CO2 होते हैं ये दोनों ये एनोड पर डिपोजिट हो जाते हैं और NaOH और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर डिपोजिट होते हैं और इनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है, इनको पृथक करके मुख्य उत्पाद को प्राप्त कर लिया जाता है। ये विधि कहलाती है कोलबे विद्युत अपघटन विधि, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं एक नेक्स्ट रिएक्शन जो आप पहले भी पढ़े हुए हो। रिएक्शन का नाम है हुंस-डीकर अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिल्वर सोल्ट होता है उसके साथ ये रिएक्शन प्रोसेस करवाई जाती है, हुंस-डीकर अभिक्रिया, जिसमें मुख्य उत्पाद होता है एल्किल ब्रोमाइड। क्या बनेगा? एल्किल ब्रोमाइड। रिएक्शन किसके साथ होती है? RCOOAg प्लस Br2 CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करवा देते हैं अक्रिय माध्यम की उपस्थिति में, और यहां से बन जाएगा RBr प्लस AgBr प्लस CO2। डिकार्बोक्सिलेशन तो है ये भी अभिक्रिया। तो हुंस-डीकर लिखा ही नाम आपने, थर्ड रिएक्शन है हुंस-डीकर रिएक्शन। ये भी तो एक तरह से डिकार्बोक्सिलेशन ही तो है, CO2 को रिमूव हुआ है, इसलिए ध्यान रखना इस अभिक्रिया को भी हम डिकार्बोक्सिलेशन के नाम से जानते हैं। अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है कार्बनिक श्रृंखला को छोटी करने में, क्योंकि इसमें CO2 का रिमूव हो जाता है, जो एल्किल हैलाइड बनते हैं वो एक कार्बन कम वाले प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना है कि हुंस-डीकर अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक श्रृंखला को छोटी करने में किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट रिएक्शंस को राइट करेंगे। रिएक्शन नंबर 4 जो आपके अगली यूनिट्स का भी एक महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, और रिएक्शन है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन जिसको हम इस तरह से लिखते हैं स्मिथ अभिक्रिया। स्मिथ अभिक्रिया
अब यहाँ पे ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि रिएक्शन किस तरह से चलती है। इस तरह की जो अभिक्रिया है वो 3 होती हैं, 3 अभिक्रिया एक साथ पढ़ते हैं अपन, जो यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। रिएक्शन होती है एक तो जैसे इसमें रिएक्शन होती है, एक हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया होती है और एक होती है कार्टियस अभिक्रिया। तीनों अभिक्रियाओं का जो पैटर्न उसकी उनकी जो मैकेनिज्म है वो सेम होती है, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट बनेगा वो भी सेम होता है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में जो उत्पाद बनता है वो प्राइमरी अमाइन बनता है। अभिक्रिया की बात करते हैं तो इस अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होता है वो RCOOH होता है। इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है HN3 के साथ। देखो H3N होती है तो अमोनिया बन जाता है, HN3 होता है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, और ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो बनता है प्राइमरी अमाइन RNH2, साथ में CO2 का निष्कासन प्लस N2 बार। इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, हमारे जो यूनिट नंबर 5 बनाती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उसमें प्राथमिक अमीन बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो स्पीसीज बनेगी इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है। हालांकि मैकेनिज्म वहीं पे हम इसको डिस्कस करेंगे, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तीनों मैकेनिज्म एक साथ चलेगी। उस प्रोसीजर में चाहे तो अपने यहाँ पे चेक कर ले एक बार, चलो मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखो क्या है, OH प्लस HN3 के साथ रिएक्शन, तो यहाँ से H2O बाहर होता है माइनस H2O, ये बनेगा RCOON3। ओके, एसिटिल अजाइड बोलते हैं इसको। एसिटिल अजाइड को मैं लिख सकता हूँ RCOON। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस प्लस, ठीक है, इस तरह से अरेंज होती है। और अगर इस तरह से अरेंज नहीं होती तो ये रेजोनेंस की से अरेंज होती है RCOON N ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये रेजोनेंस शो करती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसकी एसिटिल अजाइड की, नाम लिख देते हैं हम एसिटिल अजाइड का कहते हैं इसे। अब ये कैसे हुआ बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर से होता है, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है, तो न्यूट्रल हो जाते हैं सारे। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मेंशन किया कर लीजिए RCOON N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस माइनस, इसमें ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, माइनस N2 का रिमूव होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से देखो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस एंड की तरफ रिमूव होते हैं तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, इस पे पीछे पॉजिटिव चार्ज आने से इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है। तो एक स्पीसीज बनती है RCOON, ये स्पीसीज बनती है, इसके पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। इस स्पीसीज को कहा जाता है नाइट्रीन। क्या कहा जाता है इसको? नाइट्रीन। अब ये नाइट्रीन क्या करती है, स्टेबलाइज्ड होने के लिए रीअरेंज होती है, तो यहाँ से हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होते ही ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है वो किस पर आगे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे आगे जुड़ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है अपन को कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ आते हैं, एल्किल ग्रुप की तरफ रहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट चलता है, तो यहाँ से ये ध्यान रखना कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ आते हैं, इस पे हो जाते हैं, ये यहाँ पार्टिसिपेट कर जाती है। एक बार बताता हूँ कैसे बनती है, तो ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एल्किल आइसोसाइनाइड साइनाइड बन जाती है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ओके,
ये जो एल्किल आइसोसाइनेट है RN+C+O, इस पर हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। देखो जल का निष्कासन हुआ था वो वापस आता है, तो यहाँ से H2 अगर अपन देते हैं तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, H2 और O में ये कन्वर्ट होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है RNH2+CO। ये क्या बन रहा है कार्बन बनाएंगे साथ में CO2। ये जल काम आ चुका है, यहाँ से क्या लिख रहा था N2। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रीन कैसे रीअरेंज होता है वो समझना। RC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से देखो इसका रीअरेंजमेंट चेक करना है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N है। ठीक है, तो देखो इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, ये इधर शिफ्ट होते हैं। तो पहले स्पीशीज बनती है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N प्लस में कन्वर्ट हो जाती है ये, और यहाँ कौन बचा हुआ है R-, ये इस पे आके जुड़ेगा, ये ऐसे रीअरेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका रीअरेंजमेंट होता है, ये R समूह यहाँ पे जुड़ के एल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये इसकी मैकेनिज्म है। क्लियर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चेक करना है कैसे प्रोसीड हो रही है। ओके, तो फोर्थ रिएक्शन कौन सी होगी, COOH समूह में स्मिथ रिएक्शन। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, अम्ल के साथ अम्ल की अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एसिड एनहाइड्राइड होते हैं उसका अगर शुष्क आसवन करवा दिया जाए, जैसे पीछे जो हमने प्रीवियस यूनिट बात की थी एल्डिहाइड, उसमें भी हम पढ़ गए थे अम्लों के लवण से एल्डिहाइडों का निर्माण, बिल्कुल वही अभिक्रिया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं, ये कहें कैल्शियम एसीटेट के रेफरेंस में बात करी, कैल्शियम फॉर्मेट ऐसा ही होते हैं। अगर ऐसे फॉर्मेट लेते हो तो एल्डिहाइड बनते हैं, और कैल्शियम एसीटेट लेते हो तो कीटोन्स बनेंगे। तो फिफ्थ जो रिएक्शन है एनहाइड्राइड दे दें, या ये कहें कि जो अम्लों के लवण है, कैल्शियम के जो लवण है उनके साथ इनका शुष्क आसवन, तो अपन कहेंगे कैल्शियम कार्बोक्सिलेट करें, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट के शुष्क आसवन से, शुष्क आसवन से। अब कैल्शियम कार्बोक्सिलेट के शुष्क आसवन में यहाँ पे मैंने RC डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड O R से रिप्रेजेंट किया है। इसका शुष्क आसवन करवाना है, लवण बाहर होगा CaCO3 माइनस CaCO3 बाहर, या से वहां जुड़ेगा, क्या बना लेता है कीटोन। प्रीवियस यूनिट में भी पढ़ी थी हमने ये रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे R कौन हो सकता है, H भी हो सकता है और CH3 भी हो सकता है। अगर H हो तो फॉर्मेल्डिहाइड, अगर H और CH3 हो तो एसिटाल्डिहाइड, और अगर CH3 हो तो एसीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है। ये रिएक्शन हम प्रीवियस यूनिट में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं वे थी जिनमें COOH समूह इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ चौथे टाइप्स की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट है। अब बात करते हैं पांचवें टाइप्स में, जिसमें हमने उसको क्लासिफाइड किया था, और वो थी एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 5वें नंबर की रिएक्शन पढ़ेंगे एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। ओके, तो यहाँ से रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप में पहली रिएक्शन होती है HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। ठीक है, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इस रिएक्शन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। मतलब आप अगर फॉर्मिक एसिड की बात करोगे तो ये रिएक्शंस नहीं देती, क्यों? क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो हेलोजन के साथ हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो ये अल्फा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने का काम करते हैं। जैसे अगर अपन बात करें RCH2CH3 CH2COOH प्लस X2, ध्यान रखना रिएक्शन किसी प्रेजेंस में रेड फास्फोरस, तो रिएक्शन होती है H2 विद रेड फास्फोरस के रखना, X2 के साथ अभिक्रिया। अब X यहाँ पे या तो Cl2 ले लें या Br2 की बात अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा तो माइनस HX रिमूव होगा, वही नंबर हो जाएगा CH3CHX COOH। इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है? अल्फा, तो अल्फा हेलो प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा, अल्फा हेलो प्रोपियोनिक एसिड। क्योंकि अल्फा अगर इसको नंबर दे देते तो आईयूपीएसी में चली जाती नहीं, तो उसके हम प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं। मैंने इसको प्रोपियोनिक कहा है, मतलब इसका जो सामान्य नाम पद्धति में नामकरण अपन करके आए थे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, वो बात कर रहे हैं अपन। अब इसके बाद देखो अभी भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड और हो सकती है। एक बार और हम H2 रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेंगे तो माइनस HX फिर से, और ये बन जाएगा CH3XX इस समय हो जाएगा अल्फा अल्फा डाई हेलो प्रोपियोनिक एसिड। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जो HBZ रिएक्शन होती है वो क्या करेगी? अल्फा हेलो अम्लों का निर्माण करती है, अल्फा हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की पांचों अभिक्रियाओं की बात की है, जिसमें लास्ट में हमने बात की HBZ। तो नेक्स्ट टॉपिक में हो सकता है कि ये पहली रिएक्शन ही हो, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा वो होगा हेलो एसिड्स कैसे बनते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये हेलो एसिड ही बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेलो एसिड्स।